गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग एक नए सेशन में आप लोगों के बीच हाजिर हैं और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि बच्चे लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर स्टैटिक जीके भी कराएं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी देखिए अपनी एक महत्ता है और हर एग्जाम में स्टैटिक जीके होता क्या है कि वो ऐसे चीज़ होते हैं कि उसको याद करना होता है, वो फिक्स होता है, बड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हम एक नए तरीके के साथ, एक नए नए ट्रिक के साथ आप लोगों को प्रतिदिन जो भी क्लास का वीडियो होगा अल्टरनेट करके स्टैटिक जीके आप लोग के एग्जाम तक हम पहुंचाया करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वैसे मेरे थंबनेल पे तुम लोग मत जाना, हमारा जो थंबनेल है उस थंबनेल पे मत जाना, क्योंकि थंबनेल में भी ये मैंने एक बात को लिखा है, कोट किया है, वो एक्चुअली में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। हाल ही में एक मूवी आई है पुष्पा, आप लोग, हमें पता है कि कोई शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने ये मूवी को नहीं देखी होगी, बहुत सारे होंगे जो नहीं भी देखे होंगे। तो उसका एक फेमस बहुत डायलॉग है, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझिए क्या, फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये जो कोटेशन है, ये जो डायलॉग है, ये तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। और ये इसलिए मैंने कहा है कि भूलेगा नहीं। मैं ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा कि एक बार अगर ये वीडियो देख लिए तो तुम्हें आजीवन, जिंदगी भर, ताउम्र ये से रिलेटेड क्वेश्चन वो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके का हम 5-5 का लाए हैं ट्रिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, सीडीपी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, हर एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके में अगर पूछा जाता है तो इस तरीके के प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके चलेंगे, चाहे जितना देर लगे। 5 प्रश्न 5 ट्रिक के साथ हम लोग आज हाजिर हैं। जितना देर लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम समय को जाया नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहला जो रिलेटेड प्रश्न क्या आ सकता है वो हम पहले थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि 5 प्रयाग के बारे में। 5 प्रयाग, ये जो है ना 5 प्रयाग, 5 स्थल, महत्वपूर्ण स्थल उत्तराखंड के, इससे रिलेटेड देखते हैं कि प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जगह पूछा जाता है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब जो होता है, कौन सी नदियां किसमें मिलती हैं, कहां पे मिलती हैं, और बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किस तरीके से याद करना है, कैसे याद करना है, तुरंत अभी तुम लोगों को याद हो जाएगा। देख लेना, 5 प्रयाग तुम लोग जानते ही हो। गंगा की भी उद्गम स्थल, कहाँ गंगा मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद वहां से जो बहती है नदी वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा ट्रिक है, एक है KAP। KAP का मतलब तुम लोग काप भी कह सकते हो, KAP। एक है राम, RAM, राम। एक है दाब, DAB, दाब। ठीक है, एक है तुम्हारा VAD। उसके बाद एक है नान, NAN। तो सबसे पहले देखो, काप का मतलब तुम लोग को काप जान लेना है। पहला लेटर K, इसका R, इसका D, इसका V, इसका N, ये जो है जगह है, स्थल है। तो K से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुम ही लोग देखो खुद बताओगे, याद भी होगा। कर्णप्रयाग, K से क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग। ठीक है, R से क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। R से क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। D से क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। V से क्या हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। बहुत सुंदर। और N से क्या हो जाएगा, नंदप्रयाग। ये 5 हमारा स्थल आ गया मेरे भाई लोग। 5 स्थल कौन कौन सा आ गया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। कहिएगा कि याद करना थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो याद करने के लिए देखो क्या काप कर लेना, KAP काप माइंड में सेट होगा, क्योंकि कर्णप्रयाग बहुत ही फेमस है। राम, राम भगवान का नाम याद कर लेना, राम, RAM। तो R से रुद्रप्रयाग। दाब, D से देवप्रयाग, D से देवों की भूमि कह सकते हैं, देव, देवों के देव, महादेव। V से VAD, वार्ड जैसे बोल सकते हैं, वड़ा पाव, महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस एक खाने का आइटम कह सकते हैं। तो VAD। नान भी खाने का ही है, एक चपाती रोटी का आइटम है नान, NAN, नंदप्रयाग जानना है। अब देखो यहां पे एक आ रहा है AP, AM, AB, AD, AN, सब में एक कॉमन आ रहा है।
क्योंकि एक कॉमन इसलिए आ रहा है कि सब नदियां अलकनंदा हैं, अलकनंदा में मिलती हैं। यही पूछता है, किस तरह से पूछेगा वो मैं तुम लोगों को अभी तुरंत बता दूंगा। अलकनंदा, अलकनंदा। अब जैसे देखो पहला हमारा है के के से हो गया कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर। पिंडर एक नदी है, कह देगा कि पिंडर नदी किसमें मिलती है? अलकनंदा में। तो पिंडर नदी अलकनंदा कहां मिलती है? पिंडर नदी और अलकनंदा कहां मिलती है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और एम से क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, कहां पे? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहां पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। उसी तरह DAB, अलकनंदा और बी से हो गया भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी अलकनंदा में कहां मिलती है? देवप्रयाग। यहां पे देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद यहीं पर बन जाती है कौन सी नदी? गंगा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही फेमस। भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है, कहां पर? देवप्रयाग में। कहेगा गंगा का उद्गम जो होता है किस जगह के बाद से होता है? तो देवप्रयाग। उसी तरह से यहां पे VAD, अलकनंदा, VAD और डी से हो जाएगा तुम्हारा धौली गंगा। डी से क्या हो जाएगा? धौली गंगा। उसी तरह NAN, ए में अलकनंदा, एन से नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहां मिलती है? नंदप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा में कहां पे मिलती है? विष्णुप्रयाग। आ गया ना? देखो कितना महत्वपूर्ण है, इसको खाली याद रखना। ये याद रखोगे तुम्हारा हो जाएगा KAP, RAM, DAB, VAD, NAN। इस तरीके से सारे में अलकनंदा है। बाकी यहां पे PMBDN। P से पिंडर नदी, M से मंदाकिनी, B से भागीरथी, D से धौली गंगा, N से नंदाकिनी। इधर जगह K से कर्णप्रयाग, R से रुद्रप्रयाग, D से देवप्रयाग, B से विष्णुप्रयाग, N से नंदप्रयाग। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल किस तरीके के रहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि धौली गंगा अलकनंदा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो क्या हो जाएगा? विष्णुप्रयाग। भागीरथी नदी अलकनंदा में कहां पे मिलती है? देवप्रयाग, DAB। ठीक है, ये याद रखना, दाब, DAB। D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। एक ट्रिक हमारा ये हो गया। आराम से आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगले ट्रिक में हम लोग चलते हैं, बहुत ही फेमस मध्यकालीन भारत इतिहास हिस्ट्री सेक्शन से है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। तो मॉडर्न में भी सवाल पूछे जाते हैं, एंशिएंट में भी सारे का हम लेकर आएंगे जो सवाल महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में एक दिल्ली सल्तनत था। जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत से, तो उसमें राजवंश आता है। तो राजवंश का क्रम कभी कभी पूछ देता है, और उसी क्रम से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हैं। कौन कौन सा प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को याद भी होगा, बहुत फेमस ट्रिक हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीजों को भी हम लोग जान लेंगे। क्या है? हेडिंग हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में, जो कि रहा था 1526 तक। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी बाबर द्वारा 1526 में, लेकिन 1206 से 1526 तक रहा था दिल्ली सल्तनत। तो देखो इसका याद करने का, इसमें 5 राजवंश आए थे। कितना आया था? 5 राजवंश ने शासन किया था। याद करने का सबसे अच्छा है ट्रिक, ये तुम्हारा ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। बहुत ही बढ़िया ट्रिक हमको भी लग रहा है, हमको भी याद हो गया जी। गुलाब खिले तो सांस लो। अभी गुलाब का महीना भी चल रहा है, बहुत अच्छा महीना है, वैलेंटाइन। कल शायद तुम लोग को जरूरत भी पड़ेगा। तो ये गुलाब खिले तो सांस लो, तो गु से क्या हो जाएगा? गुलाब से सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खी से खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो से हो जाएगा
तुगलक वंश, सांस में 100 से हो जाएगा सैयद वंश, लो से लो में हो जाएगा लोधी वंश। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सांस, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब बहुत ही अच्छा, फेमस, प्रेम का प्रतीक, वो फ्लावर को, फूल को माना जाता है। तो वो खुलेगा, खिलेगा तो तुम लोग सांस लोगे। तो गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इससे रिलेटेड देखो 2-4 प्रश्न हम लोग जान लेते हैं यहीं पे तो ज्यादा अच्छा होगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसी तरह सैयद वंश के खिज्र खां और लोधी वंश के बहलोल लोधी या बकलोल लोधी, याद कर लेना, ठीक है ना। ये 5 आ गए। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी। अब इसका शासन काल देखते हैं। गुलाम वंश जो रहा था 1206 से 90 तक रहा था। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश रहा था 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। बहुत सुंदर। सैयद वंश उसी तरह देखते हैं 1414 से 1450 तक, 1414 से 1450 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अब देखो ये हम इसलिए लिखे हैं, कभी कभी तो यदा कदा पूछ ही देता है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे अधिक शासनकाल किस वंश का रहा, सबसे अधिक समय तक किसने राज किया। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये याद रहेगा तो याद करना निकालना हमें आसान हो सकता है। सबसे अधिक यहाँ पे किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितना वर्ष तक किया था? 94, 94 ईयर, 94 वर्ष तक, 1320 से 1414 तक। उसी तरह अगर पूछ देगा कि सबसे कम समय तक किसने किया, तो तुरंत उसके बगल वाला हो जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि 1290 से 1320 तक। तो अगर पूछ देगा सबसे अधिक समय तक कौन किया, तो सबसे अधिक समय में सबसे बड़ा लेटर किसका? गुलाम में 3, खिलजी में 3, तुगलक में 4, सैयद में 3, लोधी में 2। तो सबसे बड़ा तुगलक, 4 शब्द का लेटर, तू गो लो को, तुगलक सबसे बड़ा। तो तुगलक वंश सबसे अधिक शासनकाल 94। आप कहेगा सबसे छोटा, तो जस्ट इसी के बगल वाला खिलजी 30 वर्ष, सबसे कम वर्ष तक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बारीकी से करना है। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगला चलते हैं। अगला देखते हैं एक और इसी तरीके से परीक्षा से संबंधित रिलेटेड स्टैटिक जीके के तहत सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस प्रधानमंत्री में से सारे प्रधानमंत्री बनने के लिए होता है किसी सदन का नेता होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का नेता होना चाहिए। तो अगर नहीं भी कोई सदन का नेता है तो उसे 6 महीना के अंदर किसी सदन का नेता होना चाहिए। तो जनरली देखा जा रहा है कि जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो लोकसभा के नेता रहे हैं, लोकसभा से चुनकर आए। लेकिन 4 ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के मेंबर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो वो 4 का नाम पूछ देता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा के सदस्य थे या लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो उसको याद करने का हम लोग को तरीका रखना है। सबसे पहले याद रखना है राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री, राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसके याद करने के लिए तुमको देखो सबसे अच्छा ट्रिक है, मात्र 4 ही है। वैसे 4 का नाम भी याद कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन एक ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक याद रखोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। ट्रिक क्या याद रखना है? जीआई टैग। जीआई टैग किसको मिला? मैकडी को। तुम लोग सबको मैकडी में खाते हो, पिज्जा हट जाते हो, डोमिनोज जाते हो, सब जगह जाते हो, खाने का आउटलेट है। तो उसी तरह जीआई टैग किसको मिला? मैकडी को। एमडी को शॉर्ट फॉर्म में मैकडी को एमडी भी बोला जाता है। तो जीआई टैग, जीआई टैग होता है भौगोलिक संकेत, किसी खास क्षेत्र की विशेषताएं, ओरिजिन, उत्पत्ति, बहुत सारे सामग्रियों को दिया जाता है समय समय पर।
तो उसी तरह GI टैग मिला किसको, मैकडी को, तो GI मतलब G और I, फिर किसको मिला, मैकडी को। ये दोनों याद रखना है, GI और मैकडी। याद करने के लिए लिखें GI टैग होता है M और D। G से क्या हो गया, G से क्या हो जाएगा तुम्हारा गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बने थे ना, IK गुजराल, तो G से गुजराल, I से इंदिरा गांधी, I से इंदिरा गांधी। M से क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह, मोदी नहीं समझ लेना है, पहला नाम है, मोदी का पहला नाम नरेंद्र मोदी, N होगा, इसलिए यहाँ N नहीं है, M है तो मनमोहन सिंह। D से देवगौड़ा, हरदिन हल्ली दोडे गौड़ा, देवगौड़ा, भारत के प्रधानमंत्री बने थे HD देवगौड़ा। तो ये चारों व्यक्ति हमारे रहे थे राज्यसभा के मेंबर, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। ठीक है, याद हो जाएगा। GI टैग किसको मिला, मैकडी को। GI टैग किसको मिला, मैकडी को। GI टैग किसको मिला, मैकडी को। G से गुजराल, I से इंदिरा गांधी, M से मनमोहन सिंह, D से देवगौड़ा। बिल्कुल याद हो गया होगा। इसी तरह हम फटाफट हम धांसू ट्रिक के साथ हम लोग मिल लेंगे हमेशा। और तुम लोग को इसी तरीके से 50-100 अगर तुम लोग के पास चला गया ट्रिक, तो परीक्षा में जो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे वैसे ही हम लाएंगे, और तुम लोग का सवाल परीक्षा में बिल्कुल नहीं छूटेगा, और तुम लोग एकदम बनाओगे। तुम लोग का स्टैटिक जीके का भी टेंशन अब समझो खत्म। अगला मिलते हैं ट्रिक में। अब देखते हैं आगे इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण, कह सकते हैं महत्वपूर्ण ही नहीं है, अति महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में एकदम आप लोग देखे होंगे, तुम लोग भी देखना, नजर पड़ता होगा तुम लोग को क्वेश्चन बैंक पे पिछले परीक्षाओं पर, तो देखते होंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या प्रश्न है, सार्क देश। सार्क देश, सबसे पहले देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में ट्रिक तो जानना जरूरी होता ही है, लेकिन सार्क के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सार्क SAARC, ये सार्क हुआ। कभी कभी देखो इससे रिलेटेड हम इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ ट्रिक ही याद नहीं करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जानना है। सार्क का मतलब हो गया सार्क देशों, सदस्य देशों कौन कौन है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा आएं बाएं दाएं भी जान लेंगे ना, तो उससे रिलेटेड सवाल होता है। जैसे कभी कोई परीक्षा में देखते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहला साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल ऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। कहां हुआ था इसकी स्थापना, ढाका में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जो है वो है काठमांडू। कहां है मुख्यालय, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसको दक्षेश भी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, दक्षेश। कहीं पूछ देगा दक्षेश के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो तकने मुंह बाढ़ दोगे, अरे हम तो सार्क पढ़े थे, सार्क का तो 8 होता है, दक्षेश कहां से आ गया। तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, तो वही दक्षेश वही हुआ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। स्थापना 8 दिसंबर 1985, कहां, ढाका में, मुख्यालय कहां, काठमांडू। अब इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछता है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 सदस्य देश हैं। कितना देश हैं, 8 सदस्य। स्थापना कब, 8 दिसंबर। बिल्कुल याद करना आसान हो जाएगा, इसकी स्थापना भी 8 दिसंबर। या तो 8 सदस्य देश याद रखिए, या तो स्थापना का डेट याद रखिए, ये याद हो जाएगा, 8 सदस्य देश। अब पूछता है कि इसमें से जो सबसे अहम सवाल है, जो पूछता है इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, नहीं है, वो पूछता है। तो कौन कौन सा नहीं है हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं तुरंत, अभी फटाक से देखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, सार्क देशों के सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो वो 8 कौन कौन है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, 8 देश है इसलिए याद करना मुश्किल हो जाता है, और नाम भी थोड़ा मिला जुला रहता है, तो कंफ्यूजन रहता है। तुमको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है, वो है तुम याद रखना MBBS डॉक्टर का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ मेडिसिन, MBBS, और एक इसमें और कोड है अपना,
ये याद रखना, एमबीबीएस अपना, क्योंकि एमबीबीएस अपना भारत डिग्री का ये डॉक्टरी का कोर्स होता है। जो भी डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करने के बाद बनते हैं। तो एमबीबीएस में एक एम, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो जाएगा ये, इसको मिलाकर अपना मिलाकर 8। अब कैसे कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग लिख दो एमबीबीएस। सबसे पहले लिखो एम, फिर बी, फिर बी, फिर एस, फिर ए, फिर पी, फिर एन, 7। एक लिखो यहां अपना, एमबीबीएस अपना। ठीक है, एमबीबीएस। तो एम से क्या हो जाएगा, मालदीव। एम से क्या हो जाएगा, मालदीव। बहुत सुंदर। म्यांमार यहां याद नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। एम से मालदीव, बी से भूटान, फिर बी से बांग्लादेश, सब दक्षिण एशियाई कंट्री हैं। बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और सबसे अंत में दे दो यहां क्या है, अपना। अपना यानी अपना कंट्री। तो अपना कंट्री कौन सा है, भारत। अपना कंट्री कौन सा है, भारत। तो एमबीबीएस अपना है, यानी एमबीबीएस जो है डॉक्टरी का है वो अपना है। तो एमबीबीएस अपना। तो एमबीबीएस में एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और अपना में भारत। सबसे अंतिम में जुड़ने वाला कौन सा देश, अफगानिस्तान, 8वां सदस्य देश। ये कौन सा, 8वां सदस्य देश, कौन, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। एमबीबीएस अपना, एमबीबीएस। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, ए से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और अपना से भारत। मुझे उम्मीद है तुम लोग को याद होता जा रहा होगा। एक एक बार और अच्छा से बारीकी से देख लेना, याद होगा। अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम लोग जानते भी होगे लेकिन एक बार समझो, रिवीजन के लिए हम लोग कर लेते हैं। और ये बता देना चाहता हूं कि आज के जो वीडियो में एक प्रश्न समझो तुम्हारा परीक्षा में पूछा ही जाएगा। चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी वनडे का एग्जाम दे रहे हो, तो एक प्रश्न तुमसे पूछेगा ही। जितना हम बताएं 5 टॉपिक उसमें से रहेगा और तुम लोग इसको बनाओगे, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो में, जितना मैं वीडियो तुम लोग को दे रहा हूं, मिनिमम एक एक प्रश्न तुम लोग बना के आओगे, ये मेरा दावा है। और तुम लोग एग्जाम जब देने जाओगे, तब जब तुम एग्जाम हॉल में वो प्रश्न मिलेगा, तब तुम ये बात याद आएगी। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत काफी संख्या है। कर्क रेखा पर से भारत के बहुत सारे राज्य, कर्क रेखा पर से बहुत सारे राज्य भारत से होकर गुजरते हैं। तो इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। 3 देगा गुजरने वाला राज्य और 1 देगा नहीं गुजरने वाला राज्य। तो ठीक है ना, तो हमको याद करना है। वैसे हम लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें घोच-पोच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी तरीके से हमको याद कर लेना है। और उसका ट्रिक जो है वो ट्रिक बहुत ही फेमस ट्रिक है और तुम लोग याद भी कर लोगे, हमें पता है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, बहुत ही फेमस ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र को अगर गर्मी लगे तो मित्र को थोड़ा गमछा से झाड़ दो, अगर वो गंदा हो गया है तो झाड़ दो मित्र को। ठीक है ना, सिर्फ मित्र को, मित्रानी को नहीं। तो हम लोग देखते हैं, मित्र में मी, त्रो, पो, रो, गो, मो, छो, झाड़। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्रो से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पो से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, रो से राजस्थान। गो से गुजरात, गो से गुजरात। मो से मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश, झ से छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कह देगा इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कहीं भी हमारा यहां पे उत्तर प्रदेश नहीं है। दे देगा इनमें से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? त्रिपुरा। तो ये आज का सेशन रहा। 5 ट्रिक लेकर आए, सवाल अति महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी हो, स्पोर्ट्स सेक्शन हो या करंट का जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होगा वो भी लेकर चलेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी लेकर आएंगे और तुम लोगों का सवाल बनेगा परीक्षा में। घबराना नहीं है मेरे दोस्त, एकदम आराम से चलते चलो, वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब और लाइक और अन्य लोगों को भी प्रेरित करो ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आराम से पढ़िए। वैलेंटाइन डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो वैलेंटाइन हम लोगों का नहीं है, पश्चिमी देश सभ्यता का है, लेकिन फिर भी चलो, वैलेंटाइन कोई भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त, दोस्तिनी, कोई भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग वैलेंटाइन को गलत रूप में ही जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़्यादा वैलेंटाइन डे में कल समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका वैलेंटाइन एक रिजल्ट, एक पोस्ट, वही आपका वैलेंटाइन है। एक रिजल्ट ले लोगे तो फिर वो वैलेंटाइन जो है, तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारा वैलेंटाइन चारों ओर इधर मंडराते रहेगा। तुमको चूज करना होगा, इधर जाएं, इधर चला कि मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। हो सकता है इधर फिसल जाओगे, हो सकता है इधर फिसल जाओगे। तो इसलिए, लेकिन अभी पहले लक्ष्य को केंद्रित करना है हम लोगों को, पढ़ाई को रिलेटेड, रिजल्ट को लेकर। और फिर मिलते हैं हम लोग कल। चलो, ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव।